हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 ज्योग्राफी पार्ट 3 पृथ्वी की गतियां यानी कि पृथ्वी की गति, पृथ्वी जो गति है वो किस प्रकार करती है, ठीक है, वो सब सारा कुछ मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में समझाऊंगी इस चैप्टर में, ठीक है। अगर किसी को भी इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर लेक्चर वीडियो या फिर प्रश्नोत्तर वीडियो चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर एक चीज मिल जाएगा। आप चाहे तो इसे टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और तो 6 से 12 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के सारे लोगों की क्लासेस मेरे अनिमा क्लास में आपको आराम से मिल जाएगा। 6 से 12 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो भी हर एक क्लास का, हर एक चैप्टर का, हर एक टोटल सब्जेक्ट का, चाहे वो साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है, या फिर मैथ्स हो, सारा सब्जेक्ट का आपको पूरा डिटेल में क्लास नोट्स, लेक्चर वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो, एक्सरसाइज वीडियो, जितना भी कुछ है सारा कुछ आपको मेरे अनिमा क्लासेस में मिल जाएगा। इसलिए बोल रही हूँ इसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको जितने भी क्लास के स्टूडेंट्स है सारे लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले इसमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में आप लोग बताती हूँ। महत्वपूर्ण बिंदु, पहला पॉइंट में हम लोग को पढ़ना है घूर्णन और घूर्णन के प्रभाव, यानी कि पृथ्वी जो वो किस प्रकार से घूर्णन गति करती है, कैसे करती है, ठीक है, और उसके क्या क्या प्रभाव है इसके बारे में आप लोग बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आप लोग बताऊंगी परिक्रमण और परिक्रमण के प्रभाव, यानी कि परिक्रमण, पृथ्वी जो है अपने परिक्रमण कैसे करती है इसके बारे में मैं बताऊंगी, समझाऊंगी अच्छे से, और इसके क्या क्या प्रभाव है इसके बारे में मैं समझाऊंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 21 जून की स्थिति और 22 दिसंबर की स्थिति के बारे में बताऊंगी कि 21 जून में उस दिन क्या होता है और 22 दिसंबर में क्या होता है। उस दिन जो पृथ्वी वो किस डायरेक्शन में रहती है, कैसे रहती है, पूरा डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। और इसके साथ साथ 22 मार्च व 23 सितंबर की स्थिति भी बताऊंगी कि 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति में उस दिन क्या होता है, पृथ्वी जो वो किस रूप में गति करती है, किस जगह पे पहुंचती है, क्या परिवर्तन आता है, इसके बारे में मैं समझाऊंगी, ठीक है। इसके बाद लास्ट में मैं समझाऊंगी पाठ का सार, यानी कि इस पूरा चैप्टर में मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया है इसको पूरा की नोट्स में बताऊंगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोग का स्टूडेंट्स, पृथ्वी का घूर्णन और सूर्य का आभासी गमन। पृथ्वी के घूर्णन के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी जो है वो किस प्रकार घूमती है सूर्य के अगल बगल में, ठीक है। और तो और इसके बारे में जानेंगे कि सूर्य के आभासी गमन के बारे में जानेंगे, ठीक है। आभासी का मतलब यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे मतलब है कि सूर्य चलते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाइए, या फिर चलते हुए जाइए या फिर किसी गाड़ी वगैरह से जाइए, तो आप जब सूर्य को देखेंगे और जैसे जैसे आप चलते जाएंगे तो आपको लगेगा कि सूर्य भी हमारे साथ चलते जा रहा है, यानी कि आभासी गमन कर रहा है, यानी कि चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है इसके बारे में मैं बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो हमें सूर्य पूर्व में, उत्तर और उदय और पश्चिम में अस्त होता दिखाई देता है। इससे ऐसा लगता है कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। वास्तव में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। आप लोगों को पता होगा कि सूर्य जो है वो पूर्व की साइड से उदय होता है, यानी कि पूर्व की साइड से वो उगता है, और पश्चिम की साइड से अस्त होता है, यानी कि पश्चिम की साइड तरफ वो डूब जाता है सूर्य, ठीक है। तो सूर्य को देखने पर ऐसा लगता है कि वो पृथ्वी का गमन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो डूब रहा है, फिर वो उग भी रहा है। तो ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, जबकि वास्तव में ये है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा रहा है, यहाँ पे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक है। और किस डायरेक्शन में लगा रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, यानी कि ऐसे करके वो घूम रही है, ठीक है, यानी कि इधर पूर्व है सपोज डेट, तो इधर पश्चिम है, तो ये ऐसे करके घूम रही है अपने अक्ष पे घूम घूम के, और वो सूर्य का चक्कर लगा रही है। मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को अच्छे से बताई थी। तो इसमें ऐसा ही है कि जो सूर्य की परिक्रमा जो है वो पृथ्वी करती है, ठीक है।
पृथ्वी के घूर्णन के कारण सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गतिमान प्रतीत होता है। यह केवल एक आभासी यानी कि दिखाई देने वाली गति है। यानी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण जो है दिन और रात होता है, जिसके कारण सूर्य जो है डूबता है या उगता है। ठीक है, तो इसमें पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, और सूर्य जो है वो आभासी रूप में गतिमान करते हुए दिखाई देता है। यानी कि ऐसा लगता है हम लोग को कि सूर्य गति कर रहा है, यानी कि सूर्य ही जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, या फिर सूर्य ही जो है वो चल रहा है, जिसकी वजह से वो डूब भी रहा है, फिर उग रहा है, फिर डूब रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जबकि सूर्य नहीं, पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, जिसके कारण जो है पृथ्वी जब इधर से जब ऐसे करके ऐसे जब पहुंचती है तो सुबह होता है, जब फिर से ये रोटेट करने के लिए जब इधर आती है तो रात आता है ना। यानी कि जब पश्चिम से जब पूर्व आती है पृथ्वी, तो क्या होता है, आपका उजाला रहता है। लेकिन जब इधर रोटेट करती है, ठीक है, क्योंकि एक रोटेशन में तो उसको 12 घंटा लगता है, तो जब पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है तब जो है दिन होता है। लेकिन जब पूर्व से फिर पश्चिम की ओर जाती है, यानी कि फिर से वो रोटेट करती है, ठीक है, पूरा, तो फिर रात होता है। तभी सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है, जिसके कारण, ठीक है, तभी जो है, क्योंकि पृथ्वी का एक भाग हमेशा दिखाई देता है, तो एक तरफ आपका हमेशा उजाला रहेगा, दूसरा तरफ अंधकार रहेगा। जैसे अगर भारत की तरफ अगर उजाला है तो आपका यूएसए के साइड अंधेरा रहेगा, यानी कि क्योंकि वो जो है वो पीछे चला जाता है, जिसके कारण सूर्य की जो किरणें हैं वो उस पर नहीं पड़ती है, तो उधर रात रहता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग अच्छे से समझिएगा। जैसे चलती रेलगाड़ी से बाहर की वस्तुएं पीछे जाती हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार सूर्य स्थिर है और पृथ्वी की गति के कारण सूर्य चलता हुआ दिखाई देता है। यानी कि ये जो है, ये रेलगाड़ी और सूर्य का दोनों का कंपैरिजन बताया जा रहा है। यानी जैसे आप ट्रेन में बैठते हैं, ठीक है, तो ट्रेन में जब आप बैठते तो आप बाहर की तरफ देखिएगा तो आपको लगेगा कि जितना पेड़ पौधा है या फिर जितना भी जो रेलवे स्टेशन जो पार वगैरह हो रहा है, वो सब ऐसा लगेगा कि जैसे चल रहा है, सारा कुछ पूरा स्पीड से चल रहा है। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है, सारा कुछ स्थिर है, चल तो रहा है, ट्रेन चल रहा है, ठीक है, सारा कुछ स्थिर है। तो उसी तरह जो है सूर्य स्थिर रहता है और पृथ्वी गतिमान करती है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी जो है वो चलते रहती है और सूर्य अपनी जगह पे स्थिर रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी का घूर्णन। यानी कि पृथ्वी का जो घूर्णन है वो किस प्रकार है, इसके बारे में जानेंगे। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का घूर्णन घूमते हुए लट्टू के समान है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जिस पर पृथ्वी घूमती है। यानी कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है, मैंने आप लोग बताया था, वो यू ऐसे रोटेट करती है अपने अक्ष पे, पहले यहाँ पे ऐसे घूमती है, फिर ये थोड़ा सा आगे जाती है, फिर घूमती है, फिर ऐसे घूमते घूमते मतलब वो आगे जाती है। ठीक है, यानी कि ऐसे करके रोटेट करके फिर आगे जाती, फिर ऐसे रोटेट करती है, फिर ऐसे रोटेट करती है, रोटेट कर करके वो अपने अक्ष पे घूमती है और फिर परिक्रमा भी करती है, यानी कि साथ साथ दोनों करती है। ठीक है, पृथ्वी, तो पृथ्वी को जो है वो एक घूमता हुआ लट्टू के समान माना गया। जैसे लट्टू कैसा रहता है कि ऐसे ऐसे घूम रहा है और वो आगे भी जा रहा है, यानी कि खुद में भी घूम रहा है, खुद का जो नोक है उसमें भी घूम रहा है और वो धीरे धीरे आगे भी जाते जा रहा है। तो पृथ्वी को एक लट्टू की तरह माना गया, यानी कि लट्टू के समान माना गया है। ठीक है, और पृथ्वी का मैंने आप लोग बताया था कि उसमें जो है अक्षांश रेखा और देशांतरीय रेखा होता है, तो उसमें काल्पनिक रेखा रहता है, ना कि ऐसा सच में नहीं है कि पृथ्वी में ऐसे रेखा है। वो बस जो इतिहासज्ञ है, यानी कि जो जूलॉजिस्ट है, उन लोगों को ये सब पता करने के लिए या फिर भूगोल में ऐसा दर्शाने के लिए ऐसे लाइनिंग दिया हुआ है। ठीक है, कि किस जगह पे कौन सा स्थान स्थित है, इसके लिए। ठीक है, पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री झुका हुआ है। मैंने आप लोग बताया था कि जो पृथ्वी है वो गोल तो है, लेकिन साथ साथ वो पूरा गोल और पूरा स्ट्रेट नहीं है, वो हल्का सा 23.5 डिग्री के, माने अगर पूरा गोल है सपोज डेट ये, तो गोल में पूरा गोल है सपोज डेट, तो गोल में पूरा ऐसे सीधा नहीं है, वो क्या है कि गोल भी है और ऐसे हल्का झुका हुआ है 23.5 डिग्री, जिसके कारण वो रोटेट करती है। ठीक है, तो वो हल्का सा झुका हुआ है।
पृथ्वी जो है हल्की सी झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक तथा ध्रुवों पर सबसे कम होती है। यानी कि जो पृथ्वी है वो अपने घूर्णन प्रक्रिया को 24 घंटे में पूरा करती है, और इस घूर्णन प्रक्रिया के कारण ही जो है वो दिन और रात होता है। ठीक है, यानी कि जब ऐसे घूमता है तब दिन होता है, और जब ये पीछे जाता है तब रात होता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी का एक ही भाग हमेशा उजाला में मिलेगा, दूसरा भाग अंधकार में रहेगा। जब एक फिर इधर जो अंधकार था वो उजाला में रहेगा, तो जो उजाला था वो फिर अंधकार में चला जाएगा। ठीक है, और तो और पृथ्वी का जो है उसमें घूर्णन गति के कारण जो है वो भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक तथा ध्रुवों पर सबसे कम होती है। यानी कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति, यानी कि जो जिस स्पीड से वो घूमती है उसकी जो गति है वो भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है। यानी कि भूमध्य रेखा मैंने आप लोग बताया था। ठीक है, तो उस पर सबसे अधिक होती है। और तो और जो ध्रुवों पर, यानी कि उसका जो ध्रुव होता है, यानी कि भूमध्य रेखा कहाँ पे था, पृथ्वी का एकदम मध्य में, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था, यह जगह नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कि सपोज दैट ये पृथ्वी है, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका भूमध्य रेखा है। ठीक है, और ध्रुव, यानी कि ये उत्तर ध्रुव हो गया आपका, और ये दक्षिण ध्रुव हो गया। तो जो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो मध्य पर, यानी कि भूमध्य रेखा पर जो है वो ज्यादा अधिक प्रभावित करती है। ठीक है, और इन ध्रुवों पर कम प्रभावित करती है। ठीक है, इसमें यही बताया जा रहा है। सूर्य की परिक्रमा करते समय भी पृथ्वी के अक्ष का झुकाव लगभग समान रहता है। यानी कि जब सूर्य की जब वो परिक्रमा करता है तो उसका जो झुकाव रहता है, यानी कि 23.5 डिग्री का जो झुकाव रहता है वो वैसा ही रहता है, क्योंकि वो झुका हुआ ही इसलिए ताकि वो सूर्य की परिक्रमा कर सके, ताकि वो रोटेट हो सके। ठीक है, और लट्टू के समान माना गया है, लेकिन पूरा लट्टू की तरह वो सीधा नहीं है। रीजन इसलिए है क्योंकि अगर वो पूरा सीधा रहेगा तो वो थोड़ा स्पीड में घूमेगा। ठीक है, और ज्यादा स्पीड में घूम के वो ज्यादा जल्दी अपना रोटेशन पूरा करेगा। तो झुकाव इसलिए है ताकि उसका जो है वो दबाव नीचे बना रहे, इसके कारण जो है उसकी जो गति है वो धीरे ही रहे। ठीक है, ताकि 365 दिन में उसकी जो 365 6 घंटा में उसका जो एक साल पूरा कर सके। यही रीजन है कि वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, मैंने आप लोगों को रीजन सहित बता दी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव, यानी कि पृथ्वी का जो घूर्णन का क्या क्या प्रभाव हमारे पृथ्वी पर पड़ता है इसके बारे में जानेंगे। दिन और रात का होना, यानी कि सबसे पहला प्रभाव है दिन और रात का होना। यानी कि पृथ्वी जब गति करता है तो उसका सबसे मेन प्रभाव यह है कि दिन और रात होता है। कैसे होता है, पृथ्वी के घूर्णन से एक भाग पर दिन और दूसरे भाग पर रात होती है। सूर्योदय से पहले का समय भोर तथा सूर्यास्त के बाद का समय संध्या कहलाता है। पृथ्वी को दिन और रात में बांटने वाली काल्पनिक रेखा प्रदीप्ति वृत्त कहलाती है। यानी कि जो पृथ्वी है उसके घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि जब वो पश्चिम से पूर्व की ओर आती है तो जो एक भाग है वो उजालामय हो जाता है, यानी कि सूर्य की किरणें जो है वो डायरेक्ट पड़ती है, तो जिसके कारण इधर वाला जो भाग है वो उजाला हो जाता है, यानी कि इधर दिन हो जाता है। और इधर जो पीछे साइड है ये जो है उसमें सूर्य की किरणें नहीं पड़ पाती, जिसकी वजह से इधर रात रहता है। लेकिन जब फिर ये इधर से फिर ऐसे घूम करके जब आगे आती है तो क्या होता है कि इधर वाला भाग जो है वो उजाला हो जाता है और इधर वाला भाग जो है वो अंधकार हो जाता है, यानी कि इधर दिन हो जाता है इधर रात हो जाता है। तो दिन और रात का होना घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात का होना होता है। और तो और जो पृथ्वी है, यानी कि जब वो सूर्योदय यानी कि दिन रात जब होता है तो
सूर्योदय जब होता है तो उसे भोर कहा जाता है, और जब सूर्यास्त होता है तो उसे संध्या कहा जाता है। ये सब आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और काल्पनिक रेखा एक होती है जिसकी वजह से दिन और रात होता है, दिन और रात में बटा हुआ रहता है, तो उस काल्पनिक रेखा का नाम है प्रदीप्ति वृत्त। प्रदीप्ति वृत्त नाम है, ठीक है। इसके बाद सेकंड प्रभाव यह है कि ज्वार भाटा का आना, यानी कि समुद्र में जो है वो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, ठीक है, घूर्णन गति के कारण। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण तथा पृथ्वी के घूर्णन के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। यानी कि सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में पता होगा कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना, तो उसके कारण जो है, और तो और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण भी एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहा है सूर्य और पृथ्वी, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा, और तो और पृथ्वी घूम भी रहा है, जिसके कारण जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होता है समुद्र में, ठीक है। तीसरा कारण है, मतलब तीसरा प्रभाव है हम लोग का स्थानीय समय में अंतर, यानी कि घूर्णन गति के कारण ही जो है वो हर स्थान का समय जो है वो अलग अलग, यानी कि भिन्न भिन्न होता है। हालांकि इसको ठीक करने के लिए मानक समय रखा गया है, लेकिन फिर भी तो चेंज तो रहता है ना, तो वही बताया गया है। पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लेती है, इसलिए हर देशांतर में अलग अलग समय लगता है। मैंने आप लोग को बताया था कि हर एक देशांतर में पृथ्वी अगर सपोज दैट 10 डिग्री है, अगर फिर 11 डिग्री में जा रही है या फिर 20 डिग्री में जा रही है, तो जैसे जैसे उसका देशांतर बढ़ते जाता है तो वैसे वैसे उसका हर देशांतर में 4-4 मिनट लगता है, ठीक है। तो अगर क्या बोलते हैं, रामगढ़ यहाँ पे 10 देशांतर में है, ठीक है, 10 डिग्री देशांतर में, तो फिर रांची 20 डिग्री देशांतर में, तो यहाँ से 4-4 मिनट करके हर देशांतर में लगेगा, तो आपका कितना टाइम लॉस हो रहा है, यानी कि कितना टाइम लग जा रहा है, तो जिसके कारण जो है वो हर स्थान का, ठीक उसी प्रकार हर स्थान का जो है वो अलग अलग समय रेखा होता है, ठीक है, यानी कि अलग अलग समय होता है, समय में अंतर होता है, ठीक है, घूर्णन गति के कारण। चौथा हम लोग का प्रभाव पड़ता है कि पवन और समुद्री धाराओं की दिशा, यानी कि हवा जो है और समुद्र की जो दिशा है उसमें भी परिवर्तन आता है। पृथ्वी की घूर्णन से पवन और समुद्री धाराओं की दिशा प्रभावित होती है, ठीक है। 5वां प्रभाव है दिशाओं का ज्ञान, यानी कि जब पृथ्वी घूर्णन गति में रहती है तो उसके कारण दिशाओं के ज्ञान का भी हम लोग को पता चलता है। सूर्य के उदय और अस्त होने से पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशाओं का ज्ञान होता है। सूर्य जिधर उदय होता है तो उधर पूर्व माना जाता है, ठीक है। तो अगर पूर्व इधर है तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि पश्चिम पीछे रहेगा, फिर उत्तर इधर रहेगा और दक्षिण उधर रहेगा। तो सूर्य उधर जिधर होता है उसके कारण जो है उधर पूर्व हो जाता है और पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो घूर्णन गति के कारण ही जो होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हमें दिशाओं के बारे में पता चलता है, क्योंकि सूर्य जिधर उगेगा उधर ही उस जगह का पूर्व होगा, ठीक है। छठा प्रभाव है 24 घंटे का दिन, यानी कि घूर्णन गति के कारण जो है 24 घंटे का एक दिन होता है, ठीक है। पृथ्वी 24 घंटे एक घूर्णन द्वारा करती है, इसलिए एक दिन 24 घंटे का होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे पृथ्वी का परिक्रमण। अभी घूर्णन के बारे में मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि परिक्रमण क्या होता है। घूर्णन और परिक्रमण में दोनों में चेंज है। घूर्णन क्या होता है कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है, अपने अक्ष पर जो घूमती है, यानी कि एक जगह पे जो एक रोटेट करती है उसे घूर्णन कहा जाता है। लेकिन जब रोटेट करते हुए जब वो आगे बढ़ती है तो उसे परिक्रमण कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी का परिक्रमण, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने की गति परिक्रमण कहलाती है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरी करती है। सुविधा के लिए 365 दिन का एक वर्ष माना जाता है। 365 दिन को, ठीक है, एक वर्ष माना जाता है। अतिरिक्त 6 घंटे मिलकर 4 वर्ष में एक दिन
बनाते हैं। यह अतिरिक्त दिन फरवरी में जोड़ा जाता है। 366 दिनों वाले वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे घूमते घूमते, यानी कि वो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष में भी घूम रही है और उसके साथ साथ वो धीरे धीरे आगे भी बढ़ रही है, यानी कि सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है। तो उसे कहा जाता है पृथ्वी की परिक्रमण गति, यानी कि परिक्रमा कर रही है, ठीक है, सूर्य की। और तो और पृथ्वी को जो है उसको परिक्रमा करने में, यानी कि पूरा सूर्य का एक चक्कर लगाने में, ठीक है, यानी कि सपोज दैट ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो ये ऐसे करके रोटेट कर रही है, ठीक है। एक बार रोटेशन की, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ी, फिर रोटेशन की, फिर ऐसे रोटेट की, फिर ऐसे रोटेट की, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये पूरा पूरा घूम करके और फिर जहां से रोटेट करना स्टार्ट की थी वहां पे आती है। कि इस पूरा रोटेशन में, सूर्य का पूरा रोटेशन में उसे 365 दिन और 1 घंटा लगता है, मतलब 6 घंटा लगता है, ठीक है। 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है पृथ्वी सूर्य की एक रोटेशन करने में, यानी कि सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 365 दिन का एक वर्ष होता है और 6-6 घंटे को फिर 4 साल में फिर उसे जोड़ा जाता है, यानी कि फिर 4 साल के बाद वो 6-6 घंटे को 4 साल में 6-6 घंटे कितना हुआ, 24 घंटा हो गया। तो उसे चौथा साल में, यानी कि अगर 2020 में आपका चौथा साल है तो फिर 2024 में उसे जोड़ा जाता है, ठीक है। यानी कि उस टाइम पे 2024 में आपका लीप वर्ष माना जाता है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में करती है। पृथ्वी की परिक्रमण गति लगभग 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व में दिशा में परिक्रमा करती है। यानी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की जो परिक्रमा करती है वो दीर्घ वृत्ताकार में करती है, ठीक है। इससे पहले मैंने बताया आप लोग को कि पृथ्वी जो है वो 365 दिन में अपनी रोटेशन पूरी करती है, तो 6-6 घंटे का जो टाइम जो बचता है वो चौथा साल में फरवरी में ऐड हो जाता है, इसलिए उस टाइम पे फरवरी 28 दिन की जगह 29 दिन होता है, ठीक है। 29 दिन होता है और 366 दिन का वो 4 साल में 1 साल ऐसा दिन ऐसा रहता है कि 4 साल में 1 साल ऐसा रहता है कि 365 की जगह 366 दिन का साल होता है, जिसे लीप वर्ष कहा जाता है। तो पृथ्वी जो है वो परिक्रमा करती है, तो जिस परिक्रमा से करती है तो उसे दीर्घ वृत्ताकार वो परिक्रमा करती है। दीर्घ वृत्ताकार का यहाँ मतलब है कि उसका जो रोटेशन है, ठीक है, वो काफी दीर्घ में होता है, यानी कि काफी लंबा चलता है, काफी लंबा रोटेशन चलता है, इसलिए उसे दीर्घ वृत्ताकार परिक्रमा कहा जाता है, कहलाती है, ठीक है। और तो और वो जो पृथ्वी है, पृथ्वी का परिक्रमण गति जो है, ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमण गति जो है वो लगभग 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी कि वो लगभग 29 किलोमीटर 8 मीटर वो पर सेकेंड में गति करती है, यानी कि हर एक सेकेंड में वो 29 किलोमीटर 8 मीटर गति करती है पृथ्वी, ठीक है। और तो और वो जो परिक्रमा करती है, जो पृथ्वी परिक्रमा करती है वो सूर्य की पश्चिम से पूर्व की ओर में करती है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का स्टूडेंट्स, पृथ्वी के परिक्रमण के प्रभाव, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव कई सारे थे। तो परिक्रमण जब वो करता है, यानी कि अपने अक्ष पे घूम घूम कर धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ के जब सूर्य की परिक्रमा करता है तो उसका क्या क्या प्रभाव है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। पहला प्रभाव है दिन और रात की अवधि में अंतर, यानी कि दिन और रात का होना जो था वो घूर्णन के कारण होता था, ठीक है, लेकिन उसमें अंतर जो होता है, यानी कि अंतर जो बताता है वो परिक्रमण बताता है, ठीक है। तो अंतर कैसे होता है, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण दिन और रात की लंबाई वर्ष भर समान नहीं रहती।
यानी कि पृथ्वी का जो अक्ष का जो झुकाव है, यानी कि वो जो 22.5 डिग्री पे जो झुका हुआ है, जिसके कारण जो है वो उसका जो उसको वो जो घूर्णन करता है, तो उसके अक्ष का जो घूर्णन है वो साल भर में एक बराबर नहीं रहता है। ठीक है, तो कैसे चेंज रहता है? उत्तरायण में उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती है। दक्षिणायन में दक्षिण गोलार्ध में दिन छोटे और रातें लंबी होती है। दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत स्थिति होती है। यानी कि उत्तरायण में, यानी कि उत्तर साइड जो है, उत्तरी गोलार्ध साइड, उधर जो है दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती है। दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती है। ठीक है, और तो और जो दक्षिणायन है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध के साइड, दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती है। ठीक, उत्तरी गोलार्ध के ठीक विपरीत होता है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो ये कैसे होता है आगे मैं बताऊंगी। सेकेंड है ऋतु परिवर्तन। फिर जो मुख्य प्रभाव है परिक्रमण का, तो वो है ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और अक्ष के झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। यानी कि जो पृथ्वी है वो जिस ढंग से वो परिक्रमण करता है, तो उसके कारण और उसकी झुकाव के कारण, यानी कि उसके अक्ष का जो झुकाव है 22.5 डिग्री, उस झुकाव के कारण जो है ऋतु परिवर्तन होता है। इसी कारण वर्ष भर ग्रीष्म, शीत और वर्षा जैसी ऋतुएं आती है। यानी कि इसी कारण जो है वर्ष भर में ग्रीष्म, शीत और वर्षा जैसी ऋतुएं आती है। ये जो दो प्रमुख कारण मैंने आप लोगों को बताया, दो प्रमुख प्रभाव मैंने बताया, तो ये दोनों प्रभाव जो है किस प्रकार आते हैं मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, जैसे 21 जून की स्थिति। 21 जून में क्या होता है, आप ठीक है, 21 जून में पूरे विश्व में क्या होता है कि इस दिन उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है। सूर्य की सीधे किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़े और रातें सबसे छोटी होती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध कर्क संक्रांति और दक्षिणी गोलार्ध मकर संक्रांति मनाती है। यानी कि 21 जून में क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, वो सपोज दैट ये उत्तरी गोलार्ध है, मतलब यही तो रावे करता है, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, तो जब ये राउंड करता है, ठीक है, तो पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो पृथ्वी गोल है, इक्कीस जून को क्या होता है, जो पृथ्वी है, यानी कि पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है, वो क्या होता है कि वो सूर्य के कांटेक्ट में रहता है, यानी कि उसकी जो सूर्य की जो किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में डायरेक्ट पड़ती है। मैं आप लोग बताती हूँ। सपोज दैट कि ये पृथ्वी है, ठीक है, तो इसकी जो उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, तो इसकी जो किरणें हैं ये उत्तरी गोलार्ध में पूरे सीधे पर रही है, क्योंकि ये जो है ये इस टाइप का गमन कर रही है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर गमन कर रही है। तो इसकी जो किरणें है ये सूर्य की ये ऐसे झुका हुआ है। ठीक है, तो इसकी किरणें जो है वो उत्तरी गोलार्ध में डायरेक्ट पड़ रही है, यानी कि सीधी पड़ रही है, जिसके कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में 21 जून से काफी ज्यादा गर्मी रहता है उत्तरी गोलार्ध का साइड। ठीक है, जैसे अभी मई चल रहा है तो अभी भी गर्मी आपको मिलेगा, लेकिन 21 जून की जो है वो काफी ज्यादा गर्मी रहता है। रीजन ये है कि यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य के नजदीक भी रहता है और उसकी किरणें जो है वो पूरी सीधे पड़ती है। ठीक है, और ठीक इसके विपरीत यानी कि दक्षिण गोलार्ध साइड सूर्य का कॉन्टेक्ट में वो जो दक्षिणी गोलार्ध है वो काफी ज्यादा दूर पे रहता है, जिसके कारण जो है इधर शीतकाल चलता है, यानी कि इधर जो है ग्रीष्म काल चलता है और इधर शीतकाल चलता है। ठीक है, और तो और इस टाइम पे उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति मनाते हैं लोग। ठीक है, और दक्षिण गोलार्ध के लोग जो है वो मकर संक्रांति मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद 22 दिसंबर में के बारे में जानेंगे कि 22 दिसंबर को क्या होता है। दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है,
सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती है। दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती है। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर संक्रांति और उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति होता है। यानी कि जब उत्तरी गोलार्ध जब 21 जून को जब पड़ता है वहां पे, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरण डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है, 21 जून को। फिर क्या होता है कि वो धीरे धीरे फिर रोटेशन में जाती है, यानी कि फिर रोटेट करती है, फिर रोटेट करती है। तो रोटेट करते करते ऐसा होता है कि 21 यानी कि 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को पहले उत्तरी गोलार्ध पहले था आपका। उत्तरी गोलार्ध जो है वो पहले सूर्य की किरणें किस डायरेक्ट में रहता है, लेकिन रोटेट करते करते जब वो वहां तक पहुंचती है, ठीक है, तो क्या होता है 22 दिसंबर के दिन जो दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य की साइड उसका हो जाता है, क्योंकि वो पूरा रोटेट करते रहती है अपने अक्ष पे, ठीक है। तो रोटेशन के कारण जो रहता है वो फिर जैसे उत्तरी गोलार्ध भी है, तो रोटेशन के कारण क्या होता है कि फिर दक्षिणी गोलार्ध जो होता है वो सूर्य के कांटेक्ट में आ जाती है, यानी कि सूर्य की किरणें जो है वो दक्षिणी गोलार्ध पे सीधे पड़ती है पूरा, ठीक है, यानी कि जो दक्षिणी गोलार्ध है वो नजदीक हो जाती है सूर्य से, जिसके कारण जो है सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में फिर एकदम सीधे पड़ती है, ठीक है। तो जिसके कारण जो है उस टाइम पे फिर 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु पड़ती है, ठीक है। और तो और इस टाइम पे फिर दक्षिणी गोलार्ध में आपका कर्क संक्रांति मनाया जाता है और फिर उत्तरी गोलार्ध में मकर संक्रांति मनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि पृथ्वी के जो दिन और रात कैसे होती है, इसके बारे में भी पता चल गया, प्रभाव के बारे में, और तो और ऋतु परिवर्तन के बारे में पता चल गया कि कैसे ग्रीष्मावकाश आता है, कैसे शीत ऋतु आता है, ये सब सारी चीजों के बारे में, ठीक है। उसके बाद तीसरा है 23 मार्च। सूर्य की सीधे किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होती है। उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। उसके बाद जो 23 मार्च है, ठीक है, 23 मार्च में क्या होता है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के ना तो बहुत ज्यादा नजदीक रहती है, ठीक है, और ना बहुत ज्यादा दूरी पर रहती है, यानी कि ना तो उसका उत्तरी गोलार्ध बहुत ज्यादा नजदीक में रहता है और ना दक्षिणी गोलार्ध बहुत ज्यादा, यानी पूरा पृथ्वी जो है वो उसके डायरेक्ट नजदीक में नहीं रहता है और ना ही बहुत दूर रहता है। इसलिए जो है 23 मार्च को पूरे विश्व में, यानी कि पूरा वर्ल्ड में क्या होता है कि दिन और रात की अवधि जो रहती है एकदम बराबर रहती है। और उस टाइम पे जो ऋतु रहता है वो उत्तरी गोलार्ध साइड आपका रहता है वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध साइड हो जाता है शीत ऋतु, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे 23 सितंबर के बारे में, यानी 23 सितंबर में उस दिन क्या होता है कि सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होती है। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। फिर जब ये रोटेट करती है, ठीक है, तो 22 सितंबर को क्या होता है कि उस दिन पहले तो उत्तरी गोलार्ध ऊपर साइड था, फिर ये रोटेशन करती है, ठीक है, तो फिर दक्षिणी गोलार्ध आता है, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध फिर ऊपर आ जाता है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध ऊपर आता है और उत्तरी गोलार्ध जो है वो रोटेशन के टाइम फिर रोटेट करते करते नीचे आ जाती है। तो उस टाइम पे भी जो भूमध्य रेखा, यानी कि जो बीचों बीच जो रेखा है, ठीक है, वो रेखा जो है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें ना तो बहुत ज्यादा तेज पड़ती है और ना ही बहुत ज्यादा कम पड़ती है, जिसके कारण जो है पूरे विश्व में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में आपका क्या होता है कि दिन और रात की जो अवधि रहती है वो एकदम बराबर रहती है। ना तो ज्यादा दिन, ना तो दिन बड़ा रहता है और ना रातें छोटी रहती है, ना रातें बड़ी रहती है और दिन छोटा रहता है, ऐसा कुछ नहीं रहता है, बिल्कुल बराबर रहता है, ठीक है, दिन और रात की अवधि। और इस टाइम पे जो है फिर दक्षिण गोलार्ध में, यानी कि ठीक 23 मार्च के बिल्कुल उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में उस टाइम पे वसंत ऋतु आता है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु आ जाता है, ठीक है।
तो इस चैप्टर को मैंने पूरे अच्छे से आप लोगों को समझा दी हूँ मैं, ठीक है। और एक बार बता दे रही हूँ कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले 21 जून को क्या होता है कि जो पृथ्वी है उसकी जो उत्तरी गोलार्ध है, यानी कि वो अक्ष में जब घूमती है, ठीक है, तो उसका जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य के कांटेक्ट में आ जाता है, यानी कि सूर्य के नजदीक रहता है, क्योंकि एक तो वो पूरा झुका हुआ है, ठीक है, जिसके कारण वो सूर्य के कांटेक्ट में रहता है। तो सूर्य के कांटेक्ट में आता है, इसलिए उस टाइम पे 21 जून को आपका क्या रहता है कि उत्तरी गोलार्ध में आपका ग्रीष्म अवकाश यानी कि ग्रीष्म ऋतु रहता है, और दक्षिणी गोलार्ध जो है वो सूर्य से काफी दूर में आ जाता है, जिसके कारण जो है वो उसकी किरणें वहां पे नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण जो है दक्षिणी गोलार्ध में आपका शीत ऋतु रहता है, ठीक है। फिर इसके ठीक विपरीत आपका 22 दिसंबर में ये रोटेट करते करते क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध था वो दक्षिण साइड चला जाता है, यानी कि नीचे चला जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध जो है वो ऐसे आ जाता है रोटेशन करते करते, ठीक है। तो रोटेट करते करते जब दक्षिणी गोलार्ध जब ऊपर आ जाता है तो फिर उस टाइम पे दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरण बिल्कुल सीधी पड़ती है, जिसके कारण जो है फिर दक्षिणी गोलार्ध में आपका ग्रीष्म ऋतु पड़ता है, और उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध सूर्य के संपर्क में नहीं आ पाती है, यानी कि सूर्य की किरणें जो है वो उत्तरी गोलार्ध में अच्छे से नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु रहता है, ठीक है। और फिर इस टाइम पे जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में आपका कर्क संक्रांति मनाया जाता है, और फिर जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें मकर संक्रांति मनाया जाता है, ठीक है। और मैंने क्या बताया आप लोग को कि 23 मार्च को, यानी कि 23 मार्च में क्या होता है कि जब सूर्य मतलब जो पृथ्वी है वो रोटेट करते रहती है, ठीक है, और जब पृथ्वी ऐसा एक स्थान पर पहुंचती है, ना तो वो सूर्य से काफी ज्यादा दूर पे रहती है और ना बहुत ज्यादा नजदीक में रहती है, जिसके कारण जो है उसका भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वो बिल्कुल ना तो बहुत ज्यादा तेज गति में पड़ती है और ना बहुत ज्यादा धीमी पड़ती है, जिसके कारण जो है सूर्य की भूमध्य रेखा पर जो किरणें पड़ती है, तो उसके कारण जो है 23 मार्च को पूरे विश्व में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में आपका दिन और रात की अवधि बिल्कुल बराबर रहती है, ठीक है। और फिर उस दिन जो होती है, यानी कि 23 मार्च के दिन उत्तरी गोलार्ध में आपका वसंत ऋतु चलता है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु चलता है, ठीक है। फिर ये रोटेट करती है, यानी कि रोटेट करके फिर जब उत्तरी गोलार्ध नीचे और दक्षिणी गोलार्ध जब ऊपर आता है, तो दक्षिणी गोलार्ध ऊपर आने के बाद फिर जब सूर्य की किरणें पड़ती है भूमध्य रेखा पर, तो दक्षिणी गोलार्ध में फिर आपका वसंत ऋतु आता है और उत्तरी गोलार्ध में आपका शीत ऋतु हो जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को मैंने पूरे अच्छे से समझाया है, ठीक है। अब इस चैप्टर में मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को, इसका पाठ का सार को देखेंगे, ठीक है। पाठ को सार को देखते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि घूर्णन के बारे में, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करना घूर्णन कहलाता है। यानी घूर्णन के बारे में मैंने आप लोग को क्या बताया था कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है, यानी कि ये जो अक्ष है उस पर घूमती है, ठीक है। तो घूमती है, तो जिसके कारण जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात की अवधि को चेंज करती है, यानी कि 24 घंटे में पूरा ये एक चक्कर लगा लेती है, जिसके कारण इसे घूर्णन कहा जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को घूर्णन कहा जाता है। फिर मैंने आप लोग परिक्रमण के बारे में बताया कि पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, जिसमें इसे 365 दिन और 6 घंटे पूरा करने में लगता है, या 365 1/4 यानी कि 4 दिन में 1 भाग यानी कि 6 घंटा, ठीक है, पूरा करने में लगता है। यानी कि परिक्रमण के बारे में मैंने आप लोग क्या बताया कि जब वो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूम करके, और अक्ष में घूमने के साथ वो जब आगे बढ़ के जब सूर्य की परिक्रमा करती है, तो उसे पृथ्वी की परिक्रमण कहा जाता है, जिसे उसे पूरा करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लग जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया मकर संक्रांति के बारे में। वर्ष का सबसे छोटा दिन और उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को और दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को मनाया जाता है। यानी कि मकर संक्रांति जो है वो विश्व मतलब उत्तरी गोलार्ध का, मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे छोटा दिन जो होता है उस दिन उत्तरी गोलार्ध में रहता है, और सबसे बड़ा दिन जो है उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में रहता है, ठीक है।
मकर संक्रांति के दिन, यानी कि मकर संक्रांति जो है वो उत्तरी गोलार्ध में आपका 22 दिसंबर को मनाया जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। फिर मैंने पढ़ाया कि कर्क संक्रांति के बारे में, यानी कि वर्ष का सबसे बड़ा दिन जो उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क संक्रांति है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को मनाया जाता है और जो कर्क संक्रांति दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, फिर मैंने आपको विश्व स्थिति के बारे में बताया, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन के बारे में, कि ये 2 दिन जो है उस टाइम पे पृथ्वी जो है ना तो सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक रहती है ना बहुत ज्यादा दूर में रहती है, जिसके कारण जो है सूर्य की किरणें बिल्कुल बराबर गति में पड़ती है, तो दिन और रात की अवधि बिल्कुल बराबर रहती है। तो इस स्थिति को विश्व स्थिति कहा जाता है। फिर मैंने आप लोगों को लीप वर्ष के बारे में भी पढ़ाया था कि हर चौथे वर्ष आने वाला 366 दिन का वर्ष, यानी कि पृथ्वी को जो है अपने परिक्रमा को पूरा करने में उसे 365 दिन लगता है। 365 दिन 6 घंटा लगता है, तो 6 घंटा को चौथे वर्ष में, यानी कि ठीक 4 साल में एक दिन, उसे 6 घंटा को 4 साल में कितना होगा, 24 घंटा होगा। तो उस दिन लास्ट चौथा साल में 366 दिन के रूप में मनाया जाता है, जिसे लीप वर्ष कहा जाता है, यानी 366 दिन का जो रहता है उसे लीप वर्ष कहा जाता है। फिर मैंने आप लोगों को बताया पृथ्वी के अक्ष की का उन्नति, पृथ्वी के अक्ष का लंब तल से 23.5 डिग्री के कोण पर झुका होना, यानी कि पृथ्वी का अक्ष के उन्नति का मतलब है कि वो कितना झुका हुआ है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है, अपने अक्ष से। फिर मैंने लास्ट में आप लोगों को बताया कक्षीय समतल, कक्ष द्वारा निर्मित समतल, यानी कि जो पृथ्वी जो है वो कक्षा बनाती है तो उसमें जो निर्मित होती है उस समतल के बारे में मैंने आप लोग बताया। तो इस चैप्टर को मैंने आप लोगों को पूरे अच्छे से समझा दी चुकी हूँ मैं, ठीक है। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 6 से 12 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर का क्लास नोट्स, लेक्चर वीडियो, फिर प्रश्नोत्तर वीडियो जो भी चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अनिमा क्लासेस को आपको हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 ज्योग्राफी पार्ट 3 पृथ्वी की गतियाँ का प्रश्नोत्तर, मैच द फ्लोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स सारा कुछ करवाऊंगी, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर का क्लास लेक्चर या फिर नोट्स चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर डेज की ओर घूमती है। क पूरब से पश्चिम, ख पश्चिम से पूरब, ग उत्तर से दक्षिण, घ दक्षिण से उत्तर। उत्तर होगा पश्चिम से पूरब। दूसरा प्रश्न है, किस तिथि को विश्व भर में दिन रात की अवधि बराबर होती है। क 22 दिसंबर, ख 21 जून, ग 21 मार्च, घ 20 सितंबर। उत्तर होगा ग 21 मार्च। तीसरा प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी द्वारा किसके कारण होता है। क पृथ्वी की परिक्रमा करने के कारण, ख अपने अक्ष पर घूर्णन करने, ग उपयुक्त क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा क सूर्य की परिक्रमा करने के कारण। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की क्रिया को डेज कहा जाता है। क परिक्रमण, ख विश्व, ग घूर्णन, घ संक्रांति। उत्तर होगा क परिक्रमण। पांचवा प्रश्न है, 21 जून को सूर्य की किरणें डेज पर सीधी पड़ती है। क विषुवत वृत्त, दूसरा कर्क रेखा, ग आर्कटिक वृत्त, घ मकर रेखा। उत्तर होगा ख कर्क रेखा। दूसरा में हम लोग का है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत लिखिए। पहला प्रश्न है, संक्रांति का अर्थ है दिन और रात की असमान अवधि होना। गलत। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी 88 दिनों में एक घूर्णन पूर्ण करती है। गलत। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी का अक्ष
लंब तल से 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। उत्तर होगा सही। चौथा प्रश्न है 22 दिसंबर की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में मकर संक्रांति कहलाती है। उत्तर होगा सही। पांचवा प्रश्न है दिन और रात का होना पृथ्वी की घूर्णन गति का परिणाम है। उत्तर होगा सही। तीसरा में मिलान करना है सारी चीज़ों को। पहला है एक वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं। उत्तर होगा ग लीप वर्ष। दूसरा प्रश्न है सूर्यास्त के बाद धरातल पर हल्का प्रकाश बने रहने की अवधि। उत्तर होगा संध्या या गोधूली लेना। तीसरा प्रश्न है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है। उत्तर होगा घ अक्ष। चौथा प्रश्न है 21 जून और 22 दिसंबर को दिन और रात की अवधि होती है। उत्तर होगा क कक्षा। पांचवा प्रश्न है दीर्घ वृत्ताकार परिक्रमण पथ पर जिस पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है क्या कहलाती है। ख असमान। चौथा में संक्षिप्त में सारे प्रश्नों को उत्तर देना है हम लोगों को। ठीक है। पहला प्रश्न है प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं। उत्तर होगा पृथ्वी को दिन और रात में विभाजित करने वाले वृत्त को प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। दूसरा प्रश्न है किन 2 दिनों में सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उत्तर होगा 21 जून और 22 दिसंबर इन 2 दिनों में सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तीसरा प्रश्न है लीप वर्ष कितने वर्षों के पश्चात आता है। उत्तर होगा लीप वर्ष 4 वर्षों के पश्चात आता है। चौथा प्रश्न है गर्मियों में दिन लंबे और रातें छोटी क्यों होती हैं। उत्तर होगा दक्षिणायन में होने पर सूर्य उत्तरी गोलार्ध से दूर हो जाता है जिससे उत्तरी गोलार्ध में प्रत्येक स्थान पर दिन छोटे और रातें लंबी होने लगती हैं। पांचवा के जितना भी प्रश्न है सारे के उत्तर हम लोग थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति के बीच 3 अंतर बताइए। उत्तर होगा पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति के बीच 3 अंतर निम्नलिखित हैं। पहला पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने की गति परिक्रमण कहलाती है। दूसरा अंतर है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूमने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। तीसरा कारण है घूर्णन के कारण पृथ्वी पर बारी बारी से दिन रात होते हैं। परिक्रमण के कारण दिन और रात की लंबाई घटती बढ़ती रहती है तथा ऋतु परिवर्तन होते हैं। दूसरा प्रश्न है ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है। उत्तर होगा ऋतु परिवर्तन पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने और पृथ्वी के अक्ष के किसी एक और झुके होने के कारण होता है। तीसरा प्रश्न है विश्व और संक्रांति के बीच कोई 3 अंतर बताइए। उत्तर होगा विश्व और संक्रांति के बीच 3 अंतर निम्नलिखित है। पहला अंतर है 21 मार्च व 27 सितंबर की स्थिति जब विश्व भर में दिन व रात की अवधि बराबर हो जाती है। वर्ष का सबसे छोटा दिन जो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर का और दक्षिणी गोलार्ध में 22 जून का दिन होता है। दूसरा अंतर है विश्व के दौरान पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। संक्रांति पर दिन और रात की लंबाई में सबसे अधिक या कम होने का अंतर होता है। तीसरा अंतर है विश्व वर्ष में 2 बार होता है जिससे जो वसंत और शरद ऋतु में शुरुआत का प्रतीक है। संक्रांति भी वर्ष में 2 बार होती है जो ग्रीष्म और शीत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। चौथा प्रश्न है वसंत विश्व और शरद विश्व की घटना कब होती है। उस समय पृथ्वी की सूर्य के संदर्भ में क्या स्थिति होती है। उत्तर होगा यह 21 मार्च के आसपास होता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु की शुरुआत होती है और यह 23 सितंबर के आसपास होता है। यह उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। पृथ्वी की सूर्य के संदर्भ में निम्न स्थिति है। पहला कक्षीय झुकाव यानी पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है जिसके कारण उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों पर सूर्य की किरणें अलग अलग कोण
से पड़ती है। दूसरा परिभ्रमण। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एक अंडाकार मार्ग में लगाती है, जिसका मतलब है कि साल भर सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है। तीसरा है दूरी। औसत दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है। चौथा है घूर्णन। पृथ्वी अपनी धुरी पर भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। पांचवा ऋतुएं। पृथ्वी के झुकाव और परिक्रमा के कारण ही साल भर मौसम में बदलाव आता है। छठा प्रकाश की गति। सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट लेता है। पांचवा प्रश्न है, संपूर्ण विश्व में दिन और रात की अवधि असमान क्यों होती है? उत्तर, दिन और रात की लंबाई वर्ष भर में एक समान नहीं रहती। ऐसा पृथ्वी के अक्ष का एक और झुके होने के कारण होता है। इसका परिणाम यह निकलता है कि सूर्य की स्थिति कभी उत्तरायण होती है तो कभी दक्षिणायन। उत्तरायण की स्थिति में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में अधिक अवधि के लिए और सीधा चमकता है, जिससे वहाँ दिन की अवधि अधिक होती है, अर्थात दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। जब दक्षिणी गोलार्ध में इसके ठीक विपरीत स्थिति होती है। दक्षिणायन में होने पर सूर्य उत्तरी गोलार्ध से दूर हो जाता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में प्रत्येक स्थान पर दिन छोटे और रातें लंबी होने लगती है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को सारे प्रश्न उत्तर करवा दी हूँ। अब लास्ट हम लोग का बचा हुआ है छठा में शब्द पहली। एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति क्या कहलाती है? परिक्रमण। दूसरा प्रश्न है, सूर्योदय का समय 6 बजे। तीसरा प्रश्न है, सूर्योदय से पूर्व सूर्य प्रकाश का फैलना होगा अरुणोदय काल। चौथा प्रश्न है, 366 दिन वाला वर्ष लीप वर्ष। पांचवा प्रश्न है, वह समय जब संपूर्ण विश्व में दिन और रात की अवधि समान होती है? विश्व। छठा प्रश्न है, वह ऋतु जब दिन की अपेक्षा रातें लंबी होती हैं? उत्तर होगा शीत ऋतु। ठीक है, तो मैंने आज आप लोगों को पार्ट 3 का सारे प्रश्नोत्तर मैच इन द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक सारा कुछ करवा चुकी हूँ। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।